नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज का दिन विकसित दुनिया के एक तरह से इतिहास में एक बड़ा दिन माना जाएगा। विकसित दुनिया की रफ्तार तकनीक आधारित है, लेकिन आज इसी तकनीक ने इस रफ्तार को कुछ समय के लिए थामा या यूं कहें कि रोक भी दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की गड़बड़ी ने जिस तरह से दुनिया भर में हाहाकार मचाया है, वो कई चुनौतियां, कई सवाल भी लेके आता है। देखा यह गया कि माइक्रोसॉफ्ट में एक अपडेट किया गया और उस अपडेट के जारी होते ही किस तरह से दुनिया में कई सेवाओं पर बड़े असर पड़े। देश और दुनिया में हवाई सेवाओं पर यही हमने देखा कि विश्व के तमाम देशों में देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में, शेयर बाजार में, आपातकालीन सेवाओं में बड़ा असर पड़ा। लेकिन इसी के साथ अगर हम भारत की भी तुलना करते हैं तो भारत में निसंदेह हवाई सेवाओं पर कुछ असर पड़ा है। आईटी मंत्री ने यह भी कहा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो गड़बड़ी आई है, उस खामी को भी ढूंढ लिया गया है, उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसी सेवाएं रही भारत में जिन पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी सेवा रही, एनएसई बीएसई में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। एम्स, अस्पताल, बैंकिंग, इन तमाम सेवाओं पर भारत में किसी तरह का बड़ा असर नहीं देखा गया, या यूं कहें कि कोई असर नहीं देखा गया। तो बात करेंगे आज हम न्यूज नाइट में, चर्चा होगी विस्तार से कि किस तरह से तकनीक आधारित इस दुनिया में जब तकनीक पे ही आधारित कोई बड़ी समस्या या कोई बड़ा संकट आता है तो उसके क्या विकल्प मौजूद हैं, किस तरह से उससे निपटा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज को कैसे देखा जा रहा है, ये समस्या क्या है, क्या ये कभी भविष्य में एक बार फिर अगर इस तरह की समस्या आई तो कैसे उससे निपटा जाएगा। क्योंकि विश्व के कई देशों की रफ्तार थम गई, तो वहीं नीदरलैंड जैसे कई ऐसे देश हैं जहां मैनुअल तमाम सेवाओं में काम होता है, और उनके यहाँ आज का ये जो एक तरह से एक एरर, टेक्निकल एरर अगर हम कहें, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो आया, जब वो ठप हुआ तो उसका कोई असर नीदरलैंड जैसे देशों पर नहीं पड़ा है। तो इस अंतर को समझेंगे विशेषज्ञों से, साथ ही बात करेंगे आखिर क्या ऐसा हो गया। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो 2 कानून लेके आए हैं, अब उस पर क्यों राजनीति हो रही है। साथ ही साथ बंगाल में कंगारू कोर्ट का एक नया मामला सामने आया है, कई सवाल पैदा करता है। पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, और खासकर ये घटनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, उनके शोषण, उनके उत्पीड़न और उनके साथ हो रही हिंसा से जुड़ी हुई ये तमाम मसले हैं। इस पर भी होगी विस्तार से बात, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप। दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर पड़ा असर। भारत का एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं। सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावट समाधान के लिए तुरंत उठाए कदम। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी। सॉल्वर गैंग में शामिल होने के आरोप में रांची रिम्स की छात्रा गिरफ्तार। पटना कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल भी सील। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा महिलाओं का अत्याचार। चोरी के आरोप में हावड़ा में एक महिला का बाल काटकर बनाया वीडियो वायरल। टीएमसी का करीबी है आरोपी। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का मामला। दिल्ली पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट किया अनिवार्य। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला। उत्तराखंड में भी निर्देश जारी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण। राष्ट्रपति ने प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। भारतीय थल सेवा प्रमुख और नौसेना प्रमुख सम्मानित। परम विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम युद्ध सेवा पदक किए गए प्रदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर।
और बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक प्रदर्शन, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 50। भारत ने हालात पर जताई चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद हालात पर बनाए हुए हैं नजर। और माइक्रोसॉफ्ट की विभिन्न सेवाओं में आई दिक्कतों ने आज पूरी दुनिया में अपना असर दिखाया है। विमानन कंपनियों के यात्री हो या फिर बैंकिंग सेवाएं पाने वाले ग्राहक, हर कोई आज इसके चलते परेशान हुआ है। कई जगहों पर शेयर बाजारों में कामकाज पर भी दिखा असर। राहत की बात यह रही कि भारतीय शेयर बाजार इस परेशानी से सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए नहीं दिखाई दिया। शुक्रवार की सुबह अचानक माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हजारों विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन एरर के चलते एयरलाइंस, बैंक, मीडिया आउटलेट्स समेत दूसरे कई क्षेत्रों की सेवाएं बाधित हो गई। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भुगतान प्रणालियों पर भी असर देखा गया। कुछ माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में भी भारी व्यवधान आया। कई अमेरिकी राज्यों में सैकड़ों सेवाएं बाधित हुई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्काई न्यूज को ब्रिटेन में थोड़े समय के लिए अपना प्रसारण तक रोकना पड़ा। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हुई। इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को खासी परेशानी हुई। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और यहाँ पे भारी भरकम लाइन लगी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटेज हुआ है उसके चलते लोगों को खासी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन हैंड बैग ये दिखा रहा है, लेकिन सेल्फ चेकिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सेल्फ चेकिंग हो पाएगा? प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटेज हो रहा है इसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भरकम भीड़ लगी है। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे भारी लाइन भी हो रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये डीजी यात्रा जो है यहाँ पे बहुत फेमस है एयरपोर्ट के T3 में, लेकिन इस वक्त डीजी यात्रा भी बंद है, वो चल नहीं रहा। वहाँ पे डीजी यात्रा का एंट्री होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री का अलग पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पे स्कैनिंग होती थी, लेकिन आज यहाँ पे स्कैनिंग भी नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए सरकार ने तुरंत ठोस कदम भी उठाए। सरकार ने प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, पानी और भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिया कि एयरलाइंस और हवाई अड्डे के अधिकारी यात्रियों को उनकी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें और साथ ही आवश्यक सहायता भी दें। दुनिया भर में इस आईटी आउटेज के लिए क्राउड स्ट्राइक नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी को जिम्मेदार बताया गया। क्राउड स्ट्राइक ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह समस्या उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण हुई। इस सॉफ्टवेयर को हैकिंग या साइबर हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्राउड स्ट्राइक के सह संस्थापक जॉर्ज कुर्ट्ज ने एक्स पर लिखा, समस्या की पहचान कर ली गई है और समाधान मिल गया है। ये कोई साइबर हमला नहीं है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और हार्डवेयर को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी, सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। खास बात ये रही कि भारत का एनआईसी नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने महत्वपूर्ण सेवाओं में आई रुकावटों को तुरंत हल करने के लिए त्वरित कदम उठाए। साथ ही सरकार ने जरूरी तकनीकी परामर्श भी जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उनका मंत्रालय वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उनके सहयोगियों के साथ संपर्क में है।
आईटी मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में यह भी बताया गया कि क्राउड स्ट्राइक एजेंट फॉल्कन सेंसर से जुड़े विंडो होस्ट में आई समस्या के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस ग्लोबल आउटेज के चपेट में दुनिया के कई देश आए, लेकिन भारत भी उन देशों में शामिल माना जाएगा जहां पर भारत का एनआईसी से लेकर शेयर बाजार इसके असर से अछूता रहा है। लेकिन आइए समझते हैं कि आज ये पूरी घटना थी क्या, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आई गड़बड़ी के बाद दुनिया भर की मुश्किलें बढ़ी और एक तरह से अभी पूरी तरह ये दुरुस्त नहीं हुआ है। आउटेज की वजह रहा क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट को माना जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक का ये अपडेट क्या था ये भी आपको बताते हैं। अपडेट रिलीज होने के बाद दुनिया के कई देशों में इसी के बाद सिर्फ ये मुश्किलें शुरू हुई और इन मुश्किलों में कई ऐसी सेवाएं शामिल थी जो रोजमर्रा की सेवाएं हैं। लोगों को माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज एक्सेस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। अब ये माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज क्या हैं उस पर भी आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर किन चीजों में डील करता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में। तो इन तमाम एप्लीकेशंस पे बड़ा असर रहा और वो डाउनलोड नहीं हो पाए, खुल नहीं पाए, उन पे आधारित जितना आगे काम है वो नहीं हो पाया तमाम देशों में। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देने लग गया था जब ये अपडेट जारी हुआ इस अपडेट के बाद। और क्राउड स्ट्राइक क्या है आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। 2011 में इसकी स्थापना हुई है क्राउड स्ट्राइक कंपनी की और ये कंपनी एक तरह से साइबर सिक्योरिटी में भी डील करती है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और हार्डवेयर को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है ये कंपनी। इस कंपनी का दायरा बड़ा है। ये कंपनी एंड पॉइंट सुरक्षा में माहिर है। तो ये कंपनी भी एक विश्वसनीय कंपनी है। कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले उपकरणों जैसे फ़ोन और लैपटॉप वगैरह इन तमाम चीज़ों के साथ वायरस या मॉलवेयर से बचाने का काम करती है। तो क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है इसका भी अपना एक इतिहास है, लेकिन आज जो एक तरह से ये ग्लोबल आउटेज हुआ है उसका असर बड़ा पड़ा है। दुनिया भर में इमरजेंसी सेवाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और इनमें एयरलाइंस एक बड़ी एक तरह से रहा कि जिस पर कि एक बड़ी एक तरह से प्रभाव पड़ा है। इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ा। ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्ट, अस्पताल, अन्य सेक्टरों की सेवाएं बाधित हुई हैं आज दिन भर और ये तमाम देशों से अपने अनुभव लोग लगातार सोशल मीडिया पर जारी कर रहे थे। दुनिया भर में कई एयरलाइंस कंपनियों को अपनी विमान सेवाएं रोकनी पड़ी हैं, डिले से चल रही हैं। बहुत सारी एक तरह से उड़ानें विलंब से भी चल रही हैं। तो पूरी तरह भी अभी दुरुस्त नहीं हो पाया है। अमेरिका का राज्य अलास्का में इमरजेंसी सर्विसेज पर एक बड़ा असर पड़ा है। वहीं कई ऐसे देश रहे जिन पर असर नहीं भी पड़ा है, उनके कारणों पर भी बात की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के सुपर बाजार ठप हो गए तो कई ऐसे सुपर बाजार रहे जिन पर असर पड़ा है। कई देशों में मीडिया आउटलेट्स को अपने प्रसारण में मुश्किलें आई हैं। कई ऐसे एक तरह से प्रसारण रहे हैं जैसे स्काई न्यूज़ को ब्रिटेन में थोड़े समय के लिए अपना प्रसारण रोकना पड़ा। तो ये जो आज माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की जो गड़बड़ी थी, इस गड़बड़ी ने कई बड़े असर दिए हैं। भारत के आईटी मंत्री ने इस गड़बड़ी के बाद जो अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि ग्लोबल आईटी आउटेज के बारे में हमारा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई। इसके कारण का पता लगाया जा चुका है। इससे निपटने के लिए काम शुरू हो चुका है। ये उनका सुबह का एक तरह से ये संदेश था भारतीयों के लिए भी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का एनआईसी नेटवर्क इस आउटेज से प्रभावित नहीं है। तो भारत के लिए एक तरह से कुछ मोर्चों पे, कुछ क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि भी रही। जब दुनिया तकनीक के इस्तेमाल के साथ ठप दिखाई दे रही थी तब भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा था। और आइए इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये गड़बड़ी आई और उसके बाद से दुनिया पे एक बड़ा असर पड़ा तो भारत अपने कुछ क्षेत्रों को बचाने में सफल रहा जहां पर बड़ा असर नहीं हुआ है। तो ये अंतर क्या है और इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा विशेष है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप, मचा हंगामा। विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अभिषेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, भारत का एनआईसी सेक्टर एम्स
आपातकालीन सेवाएं, इन पर बड़ा असर नहीं पड़ा जब हमने देखा कि दुनिया में हाहाकार था? आज कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कारण मानते हैं? कि देखिए, ये जो कारण है, जैसा आपने बताया स्टोरीज में पहले भी, और जैसा पहले हमारे पूर्व मंत्री जी ने भी बताया, ये जो क्राउड स्ट्राइक है, जो एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये एक फैल्कम नाम का एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। और इस फैल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी में एक अपडेट इंस्टॉल किया गया आज सवेरे, जिससे कि ये प्रॉब्लम आई कि जो सीपीयू यूसेज होता है मशीन्स का, वो 100% से ज़्यादा हो जाता है। फिर मशीन्स के पास कोई कैपेबिलिटी, कंप्यूट कैपेबिलिटी बनती नहीं है किसी और ऑपरेशन करने का। उससे अचानक एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, जिसको एरर के कोड में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। उसका मतलब होता है उसके बाद आप कोई भी कार्य उस पर आगे नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी सेवाएं इस पे ये क्राउड स्ट्राइक इंस्टॉल्ड होता है या फैल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड होता है, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो हमारे देश में एनआईसी नेटवर्क पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एनआईसी नेटवर्क पे फैल्कन और क्राउड स्ट्राइक का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमने अपने नेटवर्क को सुरक्षित कर रखा गया है। बट जो चीज़ें इस पे यूज़ होती है, जो सर्विसेज, और इसका उपयोग अधिकांशतः बैंकिंग सेवाएं, एयरपोर्ट्स, मीडिया कंपनीज और बिजनेसेस यूज़ करती है। तो जहाँ जहाँ इसका उपयोग होता है, वहाँ ये प्रॉब्लम आई, पूरे विश्व में आई। कुछ देश ज़्यादा प्रभावित हुए जहाँ पे ये फैल्कन क्राउड स्ट्राइक का उपयोग ज़्यादा होता है। परंतु हमारे देश की जो सर्टिन है, जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग करती है, उसने तत्काल इसके बारे में जानकारी करी। माइक्रोसॉफ्ट के जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स है उनसे बात की, क्राउड स्ट्राइक की टीम से बात करी, और उसके बाद लोगों को जो निर्देश है क्या कुछ करे, अगर आपकी मशीन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है। तो जो एडवाइजरी है सर्टिन की, वो तत्काल जारी की गई, जिसमें बताया गया कि आप अपने मशीन को सेफ मोड में ऑन करिए। उसके बाद आप उस फोल्डर में जाइए जहां क्राउड स्ट्राइक इंस्टॉल्ड है, ड्राइवर्स के फोल्डर में क्राउड स्ट्राइक की फाइल्स होती हैं, वहाँ 00000291 नाम की एक फाइल है, उसको डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद मशीन को आप नॉर्मली स्टार्ट कर लीजिए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इमीडिएट तत्कालिक प्रभाव के लिए सर्टिन की एडवाइजरी इसके लिए बड़ी उपयोगी थी। और उसके बाद क्राउड स्ट्राइक ने भी आज शाम को एक पैच अपडेट लॉन्च कर दिया, जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो आज ये पूरा वाकया था, परंतु ये हमको ये सोचने में मजबूर करता है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या कुछ रिस्क है, और साथ में सर्टिन की जो रेगुलर एडवाइजरीज आती हैं उससे हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, कि ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान होने से हम बच पाएं। जी अभिषेक जी, जब हम दुनिया की रफ्तार की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलने की बात करते हैं, विकसित विश्व की बात करते हैं, ऐसे में हम टेक्नोलॉजी को छोड़ के भी नहीं रह सकते। तो फिर आज की इस पूरी घटना के सबक बड़े क्या हैं, और भारत जैसे या अन्य विकासशील देशों के लिए भी किस तरह के सबक आप देखते हैं? हमें सबक तो यही है जो कि हमेशा कहा जाता है कि जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो टेक्नोलॉजी से आने वाली जो रिस्क्स हैं, और अगर कोई समस्या हो जाए तो उसका बचाव के क्या रास्ते हैं, उससे हमको सजग रहना चाहिए। तो जैसे किसी भी तरह की आपदा में हो, मान लीजिए फायर सिक्योरिटी है फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड होता है, उसके मेजर्स होते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं, तमाम हमारी जीवन की सेवाएं सरल हो जाती हैं, हम जो काम करते हैं उसको टेक्नोलॉजी के उपयोग से बहुत आसानी हो जाती है। तो साथ में हमको बट अवेयर रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है, तो रिस्क के बारे में सजग रहना होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारी फायर ब्रिगेड क्या है, हमको सुरक्षित करने के लिए क्या है, हमने डेटा का बैकअप ले रखा है या नहीं है, या मेरे पास कोई अल्टरनेटिव है जिस पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं सर्विसेज रिस्टोर करने के लिए। हमारी जो एडवाइजरीज है, जो हमारे सर्टिन वगैरह जैसे एजेंसीज है, जो आपको हमेशा बताती हैं कि अपने सिस्टम्स को अपडेट रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पैच लगा के रखिए, सेफ सिक्योर सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, उसकी जो एडवाइजरी है उसको इग्नोर न करें। हमें कई बार लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, पूरे दुनिया में हो रहा है, बट अब दुनिया इतना इंटरकनेक्टेड है, सिस्टम सारे इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है सब पे पड़ सकता है। जी अभिषेक जी, क्या आप इसे किसी बड़े खतरे के तौर पर भी देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में विमान सेवाओं पर, आपातकालीन सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है, भारत पर भी बड़ा असर दिखाई दिया विमान सेवाओं को लेकर, जिस तरह से तमाम देशों में, भारत में भी मैनुअल बोर्डिंग पास जारी करने की ज़रूरत आन पड़ी थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के बड़े संकट की तरफ भी इशारा करता है? देखिए, पहली बात तो मुझे समझनी, संकट और खतरा दोनों, खतरा और संकट की जब बात करें तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा, ये कोई साइबर अटैक नहीं था, ये कोई हैकिंग नहीं थी। वो खतरे जो हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जोन में, उसमें हैकिंग और साइबर अटैक्स भी इश्यूज होते हैं।
तो आज का जो हुआ ये एक मैल फंक्शनिंग थी कि अगर हम एनालॉजी ले ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो ऐसा नहीं था कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई गाड़ी खराब होने वाली इक्विवेलेंट है कि हमारा कोई सिस्टम जिसके ऊपर हम यूज़ करते थे वह थोड़ी देर के लिए खराब हो गया, परंतु चूंकि तमाम सेवाएं उस पर निर्भर हैं, सबको तुरंत इफेक्ट पड़ता है। और स्पेशली एयरलाइंस जैसी जो कि समयबद्ध रूप से चलना चाहिए, उसमें तुरंत अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नहीं काम कर रहे हैं तो आप बोर्डिंग पासेस नहीं इशू कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, आप कार्गो का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, बैगेज नहीं मॉनिटर कर पाएंगे, ये सब सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमको हमेशा एक प्लान बी, एक जैसे हमारा डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है वैसा होना चाहिए कि अगर कभी मेरे टेक्निकल सिस्टम्स फेल अगर हों तो मेरा अल्टरनेटिव क्या है, तो वो अगर प्लान बना रहेगा तो हम तुरंत उस पर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये करने की जरूरत है। दूसरा, हमको ये भी जानने की जरूरत है कि हम सिस्टम्स को सेफ सिक्योर कैसे करें। और तीसरा, मैं कहूँगा कि जो आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है और साइबर स्ट्राइक हैं, उनको भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा कि जब भी वो कोई अपडेट लॉन्च करते हैं या कभी कोई सेवाओं में बदलाव करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, तो पहले उसको भली भांति टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि जिससे कि ऐसी कुछ समस्या ना आ जाए। तो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी का जो इनसे संपर्क होता है, इन सबको तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया है कि आप कुछ भी चेंज करने के ऊपर, क्योंकि जो आप करते हो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, तो कोई भी चेंज या अपडेट करने के पहले उसको भली भांति टेस्ट कर लें, सिक्योर कर लें, और जब पक्का हो जाए कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती तभी इसको लॉन्च करें। अदरवाइज अगर इस पे हॉस्पिटल सिस्टम्स या किसी और सिस्टम्स पे, एटीसी वगैरह पे अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज की सिचुएशन से बहुत सारे सबक हैं और इसको हमको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और फॉलो अप करने की जरूरत है। आज माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है, कल को AWS के साथ हो सकता है, कल को किसी और कंपनी के साथ हो सकता है। तो हमको सचेत रहने की जरूरत है और सारे सिस्टम्स को रिव्यू करके और हमारी जो रेजिलियंस है, हमारी जो अल्टरनेटिव है, उसको स्टडी करने की जरूरत है। और यह भी एक SOP बनाने की जरूरत है कि जब भी हम अपडेट लॉन्च करें तो पूरा टेस्ट करने के बाद ही लॉन्च करें, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या दोबारा ना पैदा हो पाए। जी अभिषेक जी, शायद तकनीक के इतिहास में इस तरह की घटना हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों या 3 दशकों में इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिली है। हालांकि हम देखते रहे हैं कि सर्वर हैक होते रहे हैं और हमने देखा था कि किस तरह से अपने देश में भी सर्वर हैक हुए हैं, उसका एक असर देखा गया है। लेकिन इस तरह की घटना क्या आप किस तरह से ऐसे देखते हैं कि आने वाले समय में जब विकसित भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है, आज कुछ क्षेत्रों में हम पे असर नहीं हुआ है, लेकिन जब हम उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे तो आईटी मिनिस्ट्री किस तरह से उसको भी लेकर चल रही है इन चुनौतियों को लेकर? आईटी मिनिस्ट्री इन सब चीजों के प्रति बहुत सचेत है। और आईटी मिनिस्ट्री में आज जो हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं, जबकि बिकॉज आईटी मिनिस्ट्री सचेत थी, सर्टेन सचेत था, हमारी एजेंसी सचेत थी, जिससे कि हम अटैक को प्रिवेंट कर पाए। तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि आज पहली बार हुआ क्योंकि दुनिया के लोगों को पता चल गया इसलिए इफेक्ट हो गया, पता चल गया। बट हमारे यहाँ G20 की जब बैठक चल रही थी या इलेक्शंस के दौरान जिस लेवल पे साइबर अटैक्स होते हैं, जिस लेवल पे हैकर्स हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, तो हम अगर अलर्ट नहीं होते तो हमें पता रहता कि काफ़ी कुछ हो चुका है। तो हमें कभी कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी अलर्टनेस हमेशा से बढ़ा के रखनी है। और कई बार जब कुछ नहीं होता तो लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या कुछ पीछे से सर्टेन और हमारे देश की एजेंसीज काम कर रही हैं। हजारों लोग हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं और देश को सुरक्षित रखने में। तो आज अगर हमारी डिजिटल सेवाएं अगर सुरक्षित रूप से चल रही हैं, बैंकिंग सेवाएं चल रही हैं, एयरपोर्ट्स चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स चल रहे हैं, ट्रेन नेटवर्क्स चल रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा सरकार का और सभी संबंधित एजेंसीज का योगदान है। तो हमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि 20 साल से नहीं हुआ तो आज हो गया, अगले 20 साल तक नहीं हुआ। ये इस तरह की समस्याएं रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना है और सर्टेन जैसे एजेंसीज जो एडवाइजरी देती हैं उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है, न सिर्फ गवर्नमेंट में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का इंसिडेंट एक लेसन है जो कि हमें और भी चुस्त दुरुस्त रहने की तरफ इशारा करता है। और चूंकि इंडिया एक डिजिटल प्रधान देश है और हमारे देश में जिस तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो हमको और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि किसी भी तरह से हमारी UPI हो या हमारा डिजी लॉकर हो या हमारा टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, रेलवे सर्विसेज हो, ये किसी भी तरह से इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमको ऑडिट्स करने की जरूरत है और हमको सबको लोगों को ट्रेन करके कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और किसी भी तरह से जो डिनायल ऑफ सर्विस होती है, जो सर्विस में बाधा पहुंचती है, वो ना होने पाए।
जी, अंत में अभिषेक जी, जहां आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करा और भारत के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हमने G20 पे भी फ्लैग किया और तमाम देश उससे प्रभावित भी हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे में आप इसको भारत की उपलब्धि समझते हैं आज के दिन, जब इतना बड़ा संकट विश्व पे आया लेकिन भारत अपने कुछ क्षेत्रों को बचा सका? नहीं, भारत की सरकारी सिस्टम्स पूरी सुरक्षित थी और भारत के किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम पे, एनआईसी के नेटवर्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शेयर मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एयरलाइंस जो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं उन्हें समस्याएं हुई बोर्डिंग पासेस इशू करने में, डिजी यात्रा थोड़े समय तक नहीं चलता रहा, तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं हुआ। हम हर इफेक्ट, हर इंसिडेंट को सीरियसली लेते हैं और सर्टेन इसके ऊपर सचेत रहता है और जितनी सारी सेवाएं इसमें इफेक्ट हुई उसकी रूट कॉज एनालिसिस होती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो हमको ये जरूर संतुष्टि है कि हमारे कोई गवर्नमेंट सिस्टम्स इफेक्ट नहीं हुए, बट ये भी दिखाता है कि आगे भी हम इसी तरह सुरक्षित रहें ताकि लोगों का विश्वास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की जो डिजिटल सेवाएं हैं उसमें जैसा है वैसे बना रहे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, डीडी न्यूज़ से ये भी बताने के लिए कि जब विश्व पे एक बड़ा संकट तकनीक का आज आया, जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप पड़ा, तो भारत किस तरह से अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम अपनी मुस्तैदी के साथ आईटी सेक्टर में वो किस तरह से इस संकट से आज बच भी सका है। कुछ थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर रहा हवाई सेवाओं के तौर पर, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो भारत आज के संकट से बचा दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नीट पेपर लीक मामले की आंच रांची तक पहुंच चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पटना की एक अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने सुरभि कुमारी का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीबीआई ने सील कर दिया है। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उनके सामान को हाथ न लगाएं। मेडिकल की छात्रा सुरभि MBBS 2023 बैच के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं, वह रामगढ़ की रहने वाली हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को यह जानकारी मिली थी कि रांची के रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी सॉल्वर गैंग में शामिल है। जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की देर रात सीबीआई की टीम ने रिम्स हॉस्टल में दबिश दी और सुरभि को अपने साथ ले लिया। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकल के छात्र सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। पंकज ने चुराया हुआ प्रश्न पत्र हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के संचालक राजू सिंह को उपलब्ध कराया था और इसके बाद ये पेपर पटना भेजा गया था, जहां हॉस्टल में रुकाए गए चुनिंदा अभ्यर्थियों को रातों रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे।
और बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सजा के तौर पर बेरहमी से एक महिला के बाल काटे जा रहे हैं और इस घटना के बाद भाजपा ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल में थम नहीं रहा महिलाओं पर अत्याचार। एक और हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की कहानी को ये वीडियो कर रहा है बयां। बर्बरता और हैवानियत की हदें हुई पार। बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के वीडियो आ रहे हैं सामने। पश्चिम बंगाल के दो मजूर में महिलाओं के ऊपर बर्बर अत्याचार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले दो महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट की घटनाओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें बर्बरता और हैवानियत की हदों को शर्मनाक तरीके से पार कर दिया गया है। महिला को चोरी के आरोप में पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट करने के बाद सरेआम उसके सिर के बाल काट दिए गए। इस विभत्स घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा मच गया है। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूरे बंगाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही है। कूच बिहार से चालू होकर चोपड़ा से लेकर एक बालासत का भी वीडियो घूम रहा है। अलीपुर द्वार का तो एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का वीडियो है, घूम रहा है मार्केट में। क्या स्थिति हो गया स्टेट का। डोमजूर में ऐसी घटना घटी है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। मुझे लगता है जिस बंगाल का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, ये बंगाल वैसा बंगाल नहीं है। वहीं इस घटना के बाद भाजपा टीएमसी पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी शासन में कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दो मजूर तक महिलाओं पर अत्याचार और शोषण जारी है। ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। वहीं चौतरफा निंदा होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हो गई है और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से प्रसन्नजीत की रिपोर्ट। और असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार अब देश में 100% बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में डेमोग्राफी पर एक बार फिर चिंता जताई है। वहीं सरकार के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने के निर्णय पर विपक्ष विरोध कर रहा है। सरकार बेटियों के हालात को लेकर बेहद संजीदा है। इसकी बानगी प्रदेश के मुखिया हेमंत बिस्वा के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बाल विवाह के खिलाफ हमारा कठोर मिशन न केवल सामाजिक बदलाव ला रहा है, बल्कि हमारी लड़कियों के लिए एक स्वस्थ जीवन भी मिल रहा है। अप्रैल 2022 में किशोर गर्भावस्था 9,330 तो जून 2024 में किशोर गर्भावस्था 3,401। हमारा मिशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सिर्फ 2 साल में किशोर गर्भावस्था के आंकड़ों में जबरदस्त बदलाव आया है। असम के मुख्यमंत्री का ये पोस्ट बताता है कि वे बाल विवाह को प्रदेश से पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए गुरुवार को मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर मुस्लिम निकाह पंजीकरण के लिए एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है। नए कानून में विवाह की उम्र 18 और 21 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री इस समस्या को धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मानते हैं। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून बेहद पुराना है और वर्तमान हालातों के अनुरूप नहीं है। आइए बताते हैं नए कानून से क्या बदलाव होगा। शादी के लिए एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, काजी की भूमिका खत्म,
मुस्लिम विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी। बाल विवाह पर रोक, लड़कियों का स्वस्थ जीवन। विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन में समानता लाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधेयक पर विचार के लिए इसे असम विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा। बीजेपी जहां सरकार के इस कदम का समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। आज़ादी के बाद ही मुझे लगता है कि निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में कंटिन्यूएशन में रखा है। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अधिनियम शादी के, तलाक के, भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। निरस्त कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है। मुसलमान का तो विवाह निकाह करके ही होगा, और निकाह मौलवी साहब कमरे में बैठ के पढ़ा देंगे, आप कुछ भी करते रहिए। मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है। जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था, ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के सांख्यिकी प्रक्षेपण के आधार पर साल 2051 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये बयान तथ्यों पर आधारित है, राजनीति पर नहीं, जबकि कांग्रेस हमलावर है। वो तो मैं सेंसस पॉपुलेशन को बोला हूँ, रिएक्ट करने में क्या हो, ये थोड़े पॉलिटिकल डिबेट है, ये स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स का ऊपर क्या डिबेट है? अगर मेरा स्टेटिस्टिक्स गलती है तो वो लोग बोल सकते हैं नहीं, हिमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं एवरी ईयर 30% प्लस होगा, आप बोलो 25% प्लस होगा, तब भी 51 जाके 61 बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन का क्या बात है उसमें? कांग्रेस में रह के तुम कुछ और काम करते थे, तब मुसलमानों की दाढ़ियों में हाथ डाल डाल के उनसे वोट मांगते थे, आज उनकी दाढ़ियों को कटवाने की बात करते हो। बहरहाल असम में मुसलमानों की जनसंख्या पर असम के सीएम ने जिस तरह चिंता जताई है, उससे एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा असम से बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए। प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेतकर के खिलाफ परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। मामला UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने UPSC की शिकायत पर IAS पूजा खेतकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, IT और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। UPSC ने उनके दस्तावेजों की जांच में पाया कि उन्होंने अपनी पहचान के विवरण में बदलाव करके धोखाधड़ी की थी। ऐसा करके उन्होंने परीक्षा में शामिल होने के अवसरों को बढ़ाया था। आयोग ने साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ध्यान रहे कि पूजा खेतकर पर पिछले दिनों बहुत से आरोप लगे थे।
उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा करने समेत फर्जीवाड़े के कई आरोप हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए पूजा खेड़कर की ओर से जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। अब यूपीएससी ने जांच के बाद पूजा मामले में और भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पत्रकार दीपक कुमार और संघमित्रा मौर्य से जुड़े विवादित मामले में मौर्य समेत अन्य 3 आरोपियों को 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 82 के तहत ये कार्रवाई की गई है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि अगर आरोपी कोर्ट में अब भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पुत्री बधाई से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य सहित अन्य 3 के विरुद्ध दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता धारा 82 जारी करने का आदेश दिए। आपको बता दें, सीजन 33 एमपी एमएलए आलोक वर्मा कोर्ट ने लखनऊ के गोल्ड सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से संबंधित विवादित प्रकरण में मौर्य समेत 3 अन्य आरोपियों को 3 बार सम्मन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है। और आइए खबर उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। इस साल के कांवड़ यात्रा के लिए यूपी की योगी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस बार होटल ढाबों के मालिकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने होटल के बाहर मोटे अक्षरों में अपने नाम को अंकित करें ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। सावन का महीना आ रहा है, भोले के भक्त कांवर लेकर निकलेंगे। इन कांवरियों के राह में कोई दिक्कत ना हो, सीएम योगी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कांवरियों की आस्था, श्रद्धा और सुस्ता बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी खान पान की दुकान के संचालक और मालिक अपनी नाम पट्टिका जरूर लगाएं। इसके साथ ही नगर निकायों को भी निर्देश दिया है कि उन्हें रास्ते में कोई असुविधा ना हो। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। देश भर में विरोध के बावजूद कांवड़ मार्ग पर खानपान की दुकानों पर मालिक और वहां पर काम करने वालों का नाम लिखने के फैसले पर योगी सरकार अडिग नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है। हमारा बहुसंख्यक भाई, मैंने बताया भी, ताजिए का जुलूस भी सकुशल संपन्न हुआ है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से जन जन के विकास को सुनिश्चित कर रही है। 5-7 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर के चलता है, उसको वो पूरे देश भर के होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वे कौन है, दुकानदार कौन है, उसका नाम क्या, ये विषय नहीं है। पर उनके नाम पे अगर उनका धर्म भ्रष्ट होता है, उनको नॉन वेज दुकान में जाके बैठना पड़े तो पूरी कांवड़ का पवित्रता ही भंग हो जाती है। फिर दोबारा जल लेकर जाना पड़ता है और दोबारा जल लेकर के आएगा तो दोबारा बेचना चढ़ाएगा, तब तक वो टाइम निकल चुका होता है। तो इस प्रकार के विवाद से बचने के लिए ये विषय मैंने रखा और मुझको लगता है कि प्रशासन अपना काम ठीक पका सकता है। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेड लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने रेस्टोरेंट मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे
और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा वहीं हरिद्वार में खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक राज्य सरकार द्वारा नेम प्लेट के आदेश का स्वागत करते दिख रहे हैं। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज ही। पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हम। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। भोले के भक्तों की आस्था और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए सीएम योगी के द्वारा दिए गए निर्देशों का दुकानदारों ने भी स्वागत किया है। हालांकि कुछ राजनीतिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के स्वागत ये बात को दर्शाता है कि आस्था और श्रद्धा कितनी बड़ी चीज़ है और इसको बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कोई समझौता नहीं करते हैं और भोले के भक्तों की ये आस्था का सम्मान हो रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद प्रभावित अल्पलाइन मार्ग पर बहाली कार्य पूरा कर लिया गया है। डाउनलाइन मार्ग का कार्य अभी भी जारी है। इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे के सीआरपीओ ने बताया कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। में रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करने का था और उसमें सफलता भी रेलवे को मिली। अप लाइन रात को 23:58 पर फिट कर दी गई थी और उसके बाद से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था जिससे डाउन लाइन का रेस्टोरेशन कार्य पूरा किया जा सके। वहाँ से जो मशीनरी और मटेरियल का मूवमेंट था वो अपलाइन से हो रहा था, उसके बाद से अपलाइन का पावर ब्लॉक लिया गया एंड फाइनली अपलाइन को फिट कर दिया गया है। और विद्युत ट्रैक्शन के साथ पहली गुड्स ट्रेन हमारी भिलाई से चलकर साइड से पास हो गई है। अब अप लाइन से ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू हो गया है। डाउन लाइन के रेस्टोरेशन का कार्य भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, वायरिंग का कार्य हो रहा है, उसे भी जल्दी पूर्ण करके उस पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। और न्यूज़ नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सवालों में घिर गई है। दरअसल सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर उस समय लाठीचार्ज किया गया जब वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं। भाजपा इसको लेकर आक्रामक हो गई है और उसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि झामुमो कांग्रेस सरकार में आज झारखंड का हर एक वर्ग पीड़ा झेल रहा है। रांची में पिछले 17 दिनों से वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर जेएमएम कांग्रेस सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की घटना घोर निंदनीय है। हेमंत सोरेन जी, आपने लाठीचार्ज करवाकर ठीक नहीं किया। ये तो अपने झारखंड के गरीब बेटा बेटी हैं जो आपसे अपना हक मांग रहे हैं। आप अपनी जनता पर लाठीचार्ज कर जुल्म कर रहे हैं। आपको इस अत्याचार को झारखंड नहीं भूलेगा। झारखंड की जनता अपना मन बना चुकी है कि सोरेन बाबू बस कुछ ही दिन और हैं आपकी सरकार के। ये ट्वीट किया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकृत मुर्मू ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। वहीं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल HS शाही समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी के अलावा कई सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में BFSI शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी में निवेश की जरूरत पर बल दिया। RBI गवर्नर ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय परिदृश्य संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को भी सराहा। Banks and financial institutions, NBFCs and others have a critical role in taking India to the next phase of economic growth. I can assure you, and I would like to emphasize and stress that overall our financial sector consisting of banks, NBFCs and other entities, overall they remain robust. Overall, there has been considerable improvement in governance, in risk management, in compliance, or in discharge of assurance functions in all these financial entities in the recent years. But we still see outliers here and there. It is our endeavor to see that, compliance is ensured, there is better risk management, and there is, improvement in their governance. डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान में सहायता करने के लिए राजधानी दिल्ली में CII डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया। वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। स्वास्थ्य सम्मेलन में देश दुनिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने भी हिस्सा लिया। पिछले 10 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे निचले स्तर तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाने के लिए आज टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण मंथन के लिए राजधानी दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में जहां चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर मंथन किया गया, वहीं इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके भविष्य को लेकर भी गहन चर्चा की गई। इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हस्तियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। तीसरे डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र शामिल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपूर्व चंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगले 1 दशक के दौरान ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकता है। इसका सबसे ज्यादा यूज केस ही हेल्थ के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक से लेकर जैसे हमने कुछ एरियाज में डिजिटल रेटिनोपैथी में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब टीबी के लिए क्या हम कफ को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस आए हैं जिसमें एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे हम फील्ड में कर सकते हैं और उसको AI से हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि उसमें टीबी है या नहीं है, या टीबी की संभावना है, और अगर संभावना है तो आगे फिर हम डिटेल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को इस तरह की सहूलियत है, क्योंकि हमारे यहाँ रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल रहता है, वहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, ये है एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी सराहनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा
और दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में कई देशों ने हिस्सा लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार शुक्रवार को मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50 हो गया। बढ़ती हिंसा के मद्देनजर सरकार ने कई क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण देश के कई हिस्सों में ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को छुड़ा लिया है। जेल में आग भी लगा दी है। इस बीच भारत ने वहां जारी हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए संपर्क में रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर खुद वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। We have around 8,500 students and somewhere around 15,000 Indian nationals resident in the country. We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. तो न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार। PHDCCI द्वारा आयोजित चौथे जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार IB के मल्टी एजेंसी सेंटर के कामकाज की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि परिवार नियोजन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। परिवार नियोजन पर आयोजित विशेषज्ञों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सही समय और 2 बच्चों के बीच में पर्याप्त गैप के जरिए ही माता और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निर्माण श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधा प्रदेश के 4 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट में उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद जवान भरतलाल साहू को आज अंतिम विदाई के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने हमले में शहीद हुए STF जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। वहीं इस मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के लेबोंग स्थित उनके घर पर लाया गया, जहां लोगों ने शहीद ब्रिजेश थापा को नम आंखों से विदाई दी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC भी इस बैठक की तैयारियों में जुटी हुई है।
धर्मनगरी अयोध्या की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो की टीम श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंची। उच्च प्रशिक्षण से सुसज्जित कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरने, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने और संकटकालीन स्थिति से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने आतंकी लखबीर सिंह संधू को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से मिली छूट की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में सहयोग करने को कहा। महिला ने इस केस में राज्य पुलिस को जांच का निर्देश देने की मांग करने के साथ ही कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्यपाल के आपराधिक कार्रवाई से छूट को लेकर दिशा निर्देश तय करें। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।